भट्टी, जो स्त्रियों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताएंगी और साथ ही उसका निदान क्या है इस बारे में भी बताएंगी। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप और ये स्त्रियों की वो समस्याएं जिसके बारे में स्त्रियां खुलकर बात नहीं करती हैं, आगे जाकर कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो स्त्रियों की परेशानियों के बारे में जानूंगी। इससे पहले भी कई गायनोकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, अक्सर मैंने पीरियड्स, प्रेगनेंसी, इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा है। आज शुरुआत मैं करना चाहूँगी मीनोपॉज के बारे में जानने से, इसलिए क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मीनोपॉज नहीं पता होता है कि उसमें क्या कुछ होता है। दूसरा कि अचानक से तबीयत उस समय ख़राब होती है, तो ज़रा इसके बारे में बताएं। और भी सवाल रहेंगे मेरे। जी बिल्कुल, नमस्ते श्रद्धा जी, आपको और आपके दर्शकों भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा है मेनोपॉज, तो मेनोपॉज जो होती है, मतलब नॉर्मली अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको महिलाएं जो है माहवारी करके जानती हैं ज़्यादातर, है ना। तो इसमें क्या होता है, मेनोपॉज जो होता है, जो मेनोपॉज जो होता है ना, तो ये क्या होता है, फीमेल में माहवारी जो है वो क्या होता है, एक एज के बाद में वो बंद हो जाता है। तो वो एज है मोस्टली 45-40। हम अगर देखें नॉर्मल एवरेज अगर वुमन का एज देखें मेनोपॉज के लिए, तो ये है 45 से 50 ईयर्स। तो 45 से 50 ईयर्स के बाद में जो माहवारी आती है, जो कि शुरू होती है 12 से 13 साल में महिलाओं को शुरू होती है ना। तो ये जो होता है, इसका जो बंद होना होता है, माहवारी का बंद होना, उसे ही हम मेनोपॉज कहते हैं। कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम पर? अच्छा, बेसिकली क्या होता है, मेनोपॉज जो है मतलब कि जो हमारा जो ओवेरी का मतलब फीमेल की जो ओवरी का फंक्शन है वो क्या होता है, वो सीज होने लगता है। ओवरीज जो होते हैं बेसिकली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है ओवरियों के द्वारा, फीमेल की ओवरी के द्वारा। तो मेनोपॉज में क्या होता है, ये जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वुमेन्स को जो है हॉट फ्लसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, पर्सपिरेशन वगैरह होते हैं। साथ में क्या होता है, हार्मोन्स का लेवल जो होता है, बेसिकली जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसकी कमी होने लगती है। तो उसकी वजह से उनका जो बोन में जो है उसमें भी वीकनेस आ जाती है, कैल्शियम वगैरह की जो है वो कमी होने लगती है ना। तो बेसिकली ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मेनोपॉज के बाद। इसके अलावा वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं महिलाओं में जिसके बारे में उनको बात करनी चाहिए? आप क्या जानकारी देना चाहेंगी कि महिलाओं को ये परेशानियां होती हैं और इसका इलाज क्या क्या है? जी बिल्कुल श्रद्धा जी, अभी क्या है, अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। जो अक्टूबर का महीना होता है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। तो इसमें हमको महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक करना है। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, ब्रेस्ट कैंसर इसमें क्या होता है, ये सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी हो सकता है। इसमें जो होता है ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, बेसिकली जो डक्ट्स होते हैं जहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन सिक्रीशन होता है, तो उसका जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, बेसिकली कैंसर अगर हम कहते हैं कैंसर की बात, तो ये होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सेल्स। तो इसमें जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होती है उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है। तो ये जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है, अब नाउअडेज क्या है, इंडिया में ये सबसे कॉमन है अमॉन्ग द वुमेन कैंसर। मतलब अगर किसी फीमेल को कैंसर हो रहा है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर जो है नंबर 1 पे है। तो आप कह सकते हैं कि 25 in 1 lakh वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया, और जिसकी वजह से हर साल 12 in 1 lakh वुमेन मोर्टालिटी होती है। हर साल क्या मतलब हर दिन इतनी मोर्टालिटी होती है। तो बेसिकली इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इसके जो मेन लक्षण जो होते हैं, तो ये तो मतलब महिलाएं जो हैं उनको ही ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए उन्हें क्या क्या देखना पड़ता है कि क्या क्या
लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो उन्हें बेसिकली जो उनके ब्रेस्ट में साइज़ में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, या उसमें उनको कोई लंप वगैरह या फिर गांठें जो है वो नोटिस हो रही है, या उनका जो ब्रेस्ट का जो स्किन का कलर है वो चेंज हो रहा है, उसमें रेडनेस वगैरह आ रही है ना, या तो फिर निप्पल जो है वो रिट्रैक्ट हो गया है, अंदर की तरफ घुस गया है, उसमें कुछ डिस्चार्ज आ रहे हैं, या फिर पानी जैसा आ रहा है, या फिर कभी कभी खून जैसा भी आ सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और बेसिकली इसमें कभी कभी दर्द भी रहता है, जो कि ब्रेस्ट और आर्मपिट जो एरिया होता है, अंडर आर्म्स जो होते हैं, वहाँ पे दर्द भी महसूस होता है कुछ वुमेंस को। तो ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के ये लक्षण हो सकते हैं। तो महिलाओं को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई लक्षण की बात जी। तो ये सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की जो आपने बताया। ट्रीटमेंट की तरफ अगर बढ़ें तो क्या ट्रीटमेंट है? क्या सिर्फ ब्रेस्ट रिमूव ही इसका ट्रीटमेंट है, या इसके अलावा भी और कुछ ट्रीटमेंट होता है? या फिर अगर मान लीजिए गांठ छोटी है तो फिर मेडिसिन के ज़रिए भी उसको गलाया जा सकता है? जी श्रद्धा जी, ऐसा है कि अगर महिला अगर हमारे पास आती है इस प्रकार का कंप्लेन लेके, और उसमें अगर कोई गांठ वगैरह हमको एग्जामिनेशन में मिलता है, तो हम उसको पहले हम डायग्नोस करने के लिए एक प्रकार का एक्सरे होता है, टाइप ऑफ एक्सरे मैमोग्राफी, हम वो करके लेते हैं और या तो फिर सोनोग्राफी करके लेते हैं ब्रेस्ट का। उससे हम कंफर्म करते हैं गांठ कहाँ पे है, किस साइज़ की है ना। उसके बाद में हम उसका बायोप्सी लेते हैं फॉर द कंफर्मेशन कि ये कैंसर का ही है, या फिर नॉन कैंसरस लीजन भी होते हैं, वो भी हो सकता है, नॉर्मल ब्रेस्ट हाइपोप्लेजिया वगैरह तो नहीं है, या तो फिर हम FNA भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि महिला को कहीं जो गांठ है वो कैंसर की गांठ तो नहीं है ना। फिर उसके बाद में अगर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टिश्यू, कि हम CT स्कैन वगैरह भी करके लेते हैं कि कहीं ये और बॉडी के और पार्ट में फैला तो नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी स्टेजिंग करते हैं कि ये अर्ली स्टेज में है या लेट स्टेज में है। अर्ली स्टेज में रहता है तो हम इसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल देते हैं, और अगर लेट स्टेज में आती है पेशेंट हमारे पास में, या फिर थोड़े एडवांस स्टेज में भी आती है, तो ऑपरेशन के बाद में हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी वो स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बचे हुए जो टिश्यू हैं ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यू, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो सके। तो हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, या अगर किसी बॉडी के पार्ट में फैला हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। फिर लास्ट कीमो है कि कीमो के ज़रिए फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो बात हो गई ब्रेस्ट कैंसर की। इसके अलावा अगर हम यूट्रस की बात करें, जी श्रद्धा, कि सर्वाइकल कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं महिलाओं में, उसके बारे में ज़रा जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, क्या सिम्टम्स हैं। ओके श्रद्धा जी, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले हिंदी में, तो बच्चादानी जो होता है, नॉर्मल जो बोलचाल भाषा में बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, है ना। तो ये भी आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग द वुमेन। तो इसमें जो होता है महिलाएं जो होती है मोस्टली जो 40 ईयर एज के बाद में, मतलब कि एडवांस एज बोल सकते हैं, उस समय ज़्यादा हमको मिलता है सर्वाइकल कैंसर। इसमें जो महिलाएं हमारे पास आती हैं उनमें या तो वाइट डिस्चार्ज या फिर फॉल स्मेलिंग, मतलब बदबूदार डिस्चार्ज आ रहे हैं उनके प्राइवेट पार्ट से, है ना, या तो फिर कभी कभी ब्लीडिंग करके भी आती हैं पेशेंट हमारे पास में। तो इन लक्षणों के साथ में बेसिकली पेशेंट हमारे पास में आती है। तो ये तो हो गया अर्ली स्टेजेस में। तो एग्जामिनेशन करके इसको भी हम अदर टेस्ट जो है वो और एग्जामिनेशन के द्वारा इसको भी हम स्टेज में डिवाइड करते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही है कि अगर अर्ली स्टेज है तो इसको जो है ऑपरेशन के द्वारा हम लोग उसको निकाल देते हैं, और अगर एडवांस स्टेज में है तो उसके लिए हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी पेशेंट को सुझाव देते हैं या उनको ये प्रोवाइड करते हैं।
तो ये सर्वाइकल कैंसर की बात है। कीमोथेरेपी की नौबत कब आती है? क्या बिल्कुल ही केस पूरी तरह से बिगड़ जाता है उसके बाद कीमोथेरेपी, या फिर कीमोथेरेपी हम ये समझें कि अब इसके बाद चांसेस हैं ठीक होने के? हाँ, कीमोथेरेपी जब बेसिकली क्या होता है, अर्ली स्टेज में कोई भी जो कैंसर रहता है वो कैसा रहेगा, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, बोलचाल भाषा में, तो जो कैंसर जो रहेगा वो बच्चेदानी के मुंह या फिर सर्विक्स तक ही सीमित रहेगा। और एडवांस स्टेज में क्या होगा कि आसपास के स्ट्रक्चर जो होते हैं, है ना, जैसे कि हो गया ब्लैडर, हो गया पीछे रेक्टम, हो गया मतलब कि जो नाल होती पीछे जो है ना, तो उन सब में फैलने लगता है। तो उसको वहाँ तक हम सर्जरी के जरिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और क्या होता है कि साथ में इसके जो कैंसर के टिश्यूज़ जो है वो ब्लड के थ्रू भी अपनी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में फैल सकते हैं। तो उसको हम ऑपरेशन से वहाँ तक पहुँच पाना तो संभव नहीं है। उसके लिए ही हम कीमोथेरेपी पेशेंट को एडवांस स्टेज में देते हैं। ठीक, तो कीमोथेरेपी उसमें भी दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं की बहुत सारी दिक्कतें हैं। पीसीओएस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी कॉमन सी डिजीज़ होती जा रही है पीसीओएस या पीसीओडी, और यंग गर्ल्स में भी इसको देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स, मोटापा और भी बहुत सारे रेगुलर पीरियड्स, ये सब होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते कि उनको पीसीओएस है। तो क्या सिम्टम्स हैं जिनको समझ के फिर इसकी जांच कराई जाए और समझा जाए कि कहीं पीसीओडी तो नहीं? पीसीओडी मतलब हो गया, या पीसीओएस कहें हम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें अगर हम देखते हैं तो पेशेंट को बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं वो उनमें से कोई भी 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो उनका इरेगुलर पीरियड्स हैं, है ना, कि अनओव्यूलेशन कह सकते हैं, या फिर उसमें जो है महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स आती हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब कि महिलाओं में जो मेल हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से या तो वो इंक्रीज़ रहेंगे, और अगर हम उसका सिम्टम्स देखेंगे तो जो चेहरे पे मतलब फेस के जो बाल होते हैं, है ना, महिलाओं में वो थोड़े कोर्स हो जाते हैं, मतलब कि मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं फेशियल हेयर्स जो हैं, है ना। और तीसरी चीज़ है कि अगर हम सोनोग्राफी करके लेते हैं उन महिलाओं की, तो हमको उनके जो ओवरीज जो रहते हैं उसमें हमको मल्टीपल फॉलिकल या फिर सिस्ट आप कह सकते हैं वो मिलती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें अगर महिलाओं में प्रेजेंट हो या किसी भी लड़की में ये मिले हमको, तो ये हम उनको पीसीओडी मतलब उनका जो डायग्नोसिस है वो पीसीओडी बनाते हैं, और उसके हिसाब से हम उनको फिर ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली इसमें जो रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है फीमेल की बॉडी में, जिसकी वजह से उनको ये सब लक्षण आते हैं। और कभी कभी इनका जो एसोसिएशन है वो ओबेसिटी से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ये भी देखने को मिलता है महिलाओं में जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट होती हैं उनमें। और आगे चल के इनको डायबिटीज़ होने का भी रिस्क होता है, एवं इनको जो है हाइपरटेंशन वगैरह या कार्डियक डिसीजेस वगैरह, ये सब का रिस्क इनको आगे चल के इनको रहता है। तो ट्रीटमेंट क्या है पीसीओडी का? सही ट्रीटमेंट क्या है? क्या आजीवन दवाइयों पर ही रहना है, या क्या ट्रीटमेंट है? अगर यूट्रस में सिस्ट है तो क्या उसको ऑपरेट किया जा सकता है, या फिर वही बात की दवाइयों के जरिए उसको गलाया जा सकता है? बेसिकली जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट है, आपने कहा यूट्रस, ये यूट्रस का सिस्ट नहीं है, ये ओवरी का सिस्ट है। और ये यूजुअली जब महिलाएं जो रहती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब कि जिनको मेंसेस स्टार्ट होती हैं और टिल मेनोपॉज, तो हमको इस दरमियान ही मिलता है ना। ये मेनोपॉज के बाद मतलब कि जब ओवरी का जो हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो उसके बाद पीसीओडी इटसेल्फ सबसाइड हो जाता है। तो ये जो बेसिकली जो रहता है मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसमें मिलता है हमको पीसीओडी।
और इसमें जो है ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली ये इट्स डिपेंड अपॉन द लाइफस्टाइल ऑल्सो। तो इसमें जो है हम पेशेंट जो है उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब उनको प्रॉपर डाइट के लिए कहते हैं, एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, और अगर इरेगुलर मेंसेस हैं तो हम उनको हार्मोनल थेरेपी देती हैं फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ द मेंसेस। और बेसिकली क्या होता है, PCOS है नाउअडेज, इट इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, मतलब कि जिनको बच्चे नहीं होते, तो ये वन ऑफ द कॉज हो सकता है। तो हमको भी फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करते हैं, हार्मोनल सपरेशन देके, फिर उसके बाद में उसको फीमेल को जो है वो प्रिपेयर करते फॉर द फर्टिलिटी के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा फर्टिलिटी से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये बड़ी कॉमन होती जा रही है। और अगर हम PCOS की बात करते हैं तो PCOS तो साफ तौर पर इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है ही। इनफर्टिलिटी के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जो कपल होता है वो बिल्कुल ही निराश हो जाता है और उसको लगता है कि अब बच्चा नहीं हो पाएगा, फैमिली प्लान नहीं हो पाएगी। तो क्या हमेशा ही PCOS में यही होता है या फिर इलाज के ज़रिए वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल श्रद्धा जी, PCOS में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो। ये इलाज से ठीक हो सकता है। PCOD से रिलेटेड जो इनफर्टिलिटी है वो कम्प्लीटली ठीक हो सकता है इलाज के द्वारा। और इसमें बेसिकली जो स्पाउस है, मेल एंड फीमेल जो पार्टनर है, उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर, मेजर फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी है ना। तो हमको स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है इस चीज़ का, क्योंकि PCOD है तो ये नॉर्मल क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जो इनफर्टाइल है बिकॉज ऑफ द PCOS, उनको फिर हम लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ये तो PCOS की बात हो गई। एक और बीमारी जो महिलाओं को बहुत परेशान करती है वो है थायराइड। हालांकि पुरुषों में भी ये बीमारी पाई जाती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत, और फिर हमेशा ही आप उस गोली पर निर्भर रहते हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको खानी होती है। 25 mg की भी हो सकती है, 50, 75, या फिर उसका एक मिश्रण भी हो सकता है। मैंने लोगों को ऐसे भी खाते हुए देखा है। तो ये जो दिक्कत है थायराइड जो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, रीज़न क्या है कि थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? हर दूसरी महिला में थायराइड देखने को मिल रहा है। दूसरा, थायराइड भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी बहुत दिक्कत देता है अगर कोई फैमिली प्लान कर रहा हो तो उसमें। हाँ जी, बिल्कुल श्रद्धा जी, जो थायराइड मतलब कि इसमें भी दो तरीके का होता है। वन इज़ द हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, जिसकी वजह से महिलाओं को जो है इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। कभी कभी कैसा होता है कि जो थायराइड जो फैक्टर है वो फीमेल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो उसके लिए भी हम जो महिलाएं हमारे पास इनफर्टिलिटी से आती हैं उनका हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें कमी है तो फिर हम उसको थायरॉक्सिन जो है वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि उसका जो थायरॉक्सिन का लेवल है बॉडी में, है ना, तो वो मेंटेन रहे हैं। और ये भी वन ऑफ द हार्मोन ही है। तो मतलब जो स्ट्रेस फैक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ी हिली एरिया जो रहते हैं, है ना, अवे फ्रॉम द सी एरिया, तो वहाँ पे भी हम ये जो है थायराइड के जो पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट, तो वो अधिकतर हमको दिखने को मिलते हैं। तो इनका जो है प्रॉपर सही ढंग से इलाज किया जाए तो उससे जो होने वाली इनफर्टिलिटी है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसमें और एक रिस्क रहता है कि देयर में भी चांसेस ऑफ एबॉर्शन इफ़ वुमेन हैज़ कंसीव, कि अगर वो गर्भवती हो गई है तो उसके बाद भी उसको एबॉर्शन का डर रहता है। तो बेसिकली हम इसलिए हर महिलाओं में जो थायराइड का जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें थायराइड का टेस्ट कराते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं।
थायराइड की एक चीज़ और, क्या ये जो दवाई जो सुबह उठते ही खानी होती है, क्या ये आजीवन खानी होती है या फिर इसे आप बीच में स्किप कर सकते हैं? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है 3 महीने खाई, 2 महीने छोड़ दी, फिर उसकी एमजी या तो घटी या बढ़ी, फिर वो खाई, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दी। तो इसका क्या मतलब, किस तरीके से इसको खाना है या फिर एक समय के बाद इसको छोड़ा जा सकता है? ये जो है थायराइड की जो बीमारी है वो कैसा होता है कि हमको रेगुलर पीरियड में, या तो अगर नॉर्मल वुमेन है तो हर 6 मंथ में वो चेक कराएं अपना थायराइड का लेवल, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डोज जो है वो एडजस्ट कर सकती हैं। तो मतलब डोज मतलब उन्हें हर 6 महीने में थायराइड का चेकअप कराना है और उसके मतलब कि डोज डेली ही लेनी, मतलब अभी अगर आप डायग्नोस हो गए हैं, हाँ जी, डेली ही लेनी है। ऐसे खुद से नहीं छोड़ना है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के या बिना टेस्ट कराए खुद से नहीं छोड़ना है। डोज उनको डेली ही लेनी है। थायराइड से भी मोटापा, क्योंकि महिलाएं बड़ी कॉन्शियस रहती हैं अपने फिगर को लेकर, थायराइड भी मोटापे की एक वजह होता है। हाँ, बेसिकली क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। अगर ये हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब कि थायराइड अगर कम है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से फीमेल के शरीर में मोटापा आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म वाले जो पेशेंट है वो उनमें बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है ना। और अगर वही बात हम करते हैं कि अगर हाइपरथायराइडिज्म की, कि अगर वो हार्मोन जो है वो TS जो है वो ज़्यादा है फीमेल की बॉडी में, T3 T4 थायरॉक्सिन लेवल अगर ज़्यादा है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट है हमको थोड़े थिन मिल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 में से 100% पेशेंट ही ऐसे मिलेंगे, मतलब कुछ परसेंट है उनमें ही ऐसा देखा जाता है ना। तो यानी कि दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक हैं। थायराइड के एक बार मैं सिम्टम्स जानना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि बहुत सी महिलाओं को तो शायद पता ही नहीं होता कि उनको थायराइड है। उनको लगता है मोटापा बढ़ रहा है, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं थायराइड के? जो बेसिकली जो हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट है वो हमारे पास आती है, बहुत ही लेथार्जिक रहेंगी, या तो उनको ड्रॉजी नींद जैसा लगेगा, मोटापा जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये हमारे मेंसेस पे भी, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है, माहवारी है, उस पर भी अफेक्ट करता है। तो उसमें जो है या तो बहुत कम होगा, लेट हो रहा है मेंसेस उनको, ये हो सकता है ना। और मतलब हेयर फॉल भी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की महिलाओं को आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निशा। समय क्योंकि इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आपने हमको दी जो उन तमाम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना है और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और पहले ही डॉक्टर को दिखा ले तो उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निशा। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।